हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में हम आज करने वाले हैं डे 33 यानी 33वां प्रैक्टिस सेट। आप जानते हैं पर डे शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर आपको वीडियो प्राप्त होती है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम्स अभी तक आयोजित किए गए उन्हीं के जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसको मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 जीएससी अल्टीग्रेड के पैटर्न पर इस जो है प्रैक्टिस सेट को मैंने तैयार किया और इसमें जो है ये सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपको मिल जाए पीडीएफ के रूप में लिखा हुआ मिल जाए, जिससे आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है। इस समय अगर आप चीज़ों को लिखेंगे एक एक तो बहुत समय चला जाएगा और एक बार दे करके छोड़ देंगे तो सब भूल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैंने पीडीएफ ग्रुप बनाया है, ये नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और ये एक छोटी सी फीस रखा है, उस जो है पीडीएफ ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको 3 दिन जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो और 3 दिन टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ाता हूँ वो, और उसके बाद जो 6 दिन मैं पढ़ाता हूँ, संडे को आपको टेस्ट होता है, जिससे आपका एवेल्यूएशन होता चला जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 2026, 2027, 2028, 2030, ठीक है। तो इसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको इसको जानना चाहिए। यहाँ पर पहला विकल्प है, जो आपका सही विकल्प है वो है सी, यानी 2028 तक, ठीक है। 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन क्या योजना शुरू किया है? गरीब कल्याण मिशन को मंजूरी प्रदान किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो इस मिशन के तहत प्रदेश को वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? पहला है समाजवाद, दूसरा है उदार बौद्धिकतावादी, तीसरा है गांधीवादी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी उपरोक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए जो है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी जो है भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझे भाई, संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से की व्याख्या की गई है, मतलब वर्णन किया गया है, यानी कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और ये जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसकी संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को संदर्भित ऐसे निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत तत्व हैं, ठीक है। ये तत्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं जो भारत के शासन का आधार है, ठीक है। भारत का संविधान भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का उद्देश्य रखता है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व यही उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। और यही ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है भैया। नीति निर्देशक तत्व तो कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ठीक है, कि इसको जो है आप किसी न्यायालय द्वारा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? बात हो रही तृतीय तल की जोड़ने की, तो कब जोड़ा गया? 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना, सही विकल्प है सी, 1992, ठीक है। भारतीय संघवाद व्यवस्था में पंचायत एवं नगर पंचायत 73rd संविधान संशोधन यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। 1992 यानी 1992 में इस संशोधन को ही तृतीय तल यानी थर्ड टियर के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बात हो रही है खैरुल मंजिल की, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 4 विकल्प है, हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान और जीजी अंगा और माहम अनंगा। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, कौन? माहम अनंगा,
कौन है? माहम अनंगा। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनंगा ने 1561 ईस्वी में करवाया। कब कराया था? 1561 ईस्वी में। माहम अनंगा या अनंगा अकबर की संरक्षिका यानी फास्टर मदर थी। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने किया था। ये मंत्री किसका था? अकबर का। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी किसका? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो आपको बताना है इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी। कौन? मराठा प्रशासन में। ध्यान से समझिएगा भैया, अष्ट प्रधान नाम की मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। तो ये चूँकि मराठा प्रशासन में थी, शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अपनी मंत्रिपरिषद, जिसे अष्टप्रधान मंडल के नियमों तथा कर्तव्यों के साथ अपनी प्रशासनिक योजना की घोषणा किया था। ठीक है, शिवाजी ने किसी भी मंत्री पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। मतलब ये नहीं था कि राज्य मंत्री का लड़का है तो फिर दोबारा वो जो है मंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं था, बल्कि योग्यता के अनुसार करते थे। तो मंत्रिपरिषद के 8 मंत्री यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला था पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, जो राजा का प्रधानमंत्री होता था, प्रशासन के सभी कार्यों का संपादन करता था। पहले नंबर पर पेशवा या मुख्य प्रधान होता था। दूसरे नंबर पर मजुमादार अथवा अमात्य होता था, जिसे राज्य का अर्थ मंत्री यानी जिसे कह सकते हैं वित्त मंत्री कह सकते हैं। ठीक है, आय व्यय की देखभाल करना। शिवाजी का अमात्य जो है रामचंद्र पंत था। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, आपको जानना चाहिए। पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसके बाद मंत्री या वाक्यान्वीस जिसे बोलते हैं, वो राजा की सुरक्षा व्यवस्था, गुप्तचर की सूचना और आज की गृह मंत्री समान होता था, जिसे आज का होम मिनिस्टर होता है उसी तरीके से वो होता था, मंत्री या वाक्यान्वीस। ठीक है, अगर हम बात करें चौथे पॉइंट पे, दबीर या सुमंत आते हैं। दबीर या सुमंत माने ये विदेश मंत्री होते थे, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, जैसे आज हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसी तरीके से होता था। और उसके बाद 5वें नंबर पर सूरनबीस अथवा सचिव, जैसे शाही पत्र या पत्र व्यवहार करता था, एक राजा से दूसरे राजा का जो है पत्र का पूरा मतलब मंत्रालय इनके पास हुआ करता था। उसके बाद 6वां जो है पंडित राव, जो धर्म मंत्री था, जो धर्मों के बारे में बताता था कि हाँ भैया ये धर्म के हिसाब से है कि नहीं है, क्या कैसे कर्मकांड के बारे में ये सब बताता था। उसके बाद 7वें नंबर पर सेनापति, जिसे सरे नौबत कहते थे, वो प्रमुख होता था, सेना नायक। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है न्यायाधीश का। न्यायाधीश जो है राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी या तो राजा न्याय करते या उसके बाद जो है अगर कोई न्याय करता था तो वो न्यायाधीश करता था। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? अभिलेख का न्यायालय का मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और ये चौथा विकल्प है दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ये बात हो रही है दोनों कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है अभिलेख का न्यायालय है। तो इसमें आपको बताना सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया आपका डी, यानी दोनों, जो सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय, ये क्या है? दोनों जो है अभिलेख का न्यायालय है। ध्यान से समझिएगा भैया, इनके पास जो है अभिलेख का न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अनुच्छेद 129 के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख का न्यायालय प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया। अनुच्छेद 215 यानी 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, इसके तहत दोनों न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प आपको बताना। ये संस्था है, ये स्थापना का वर्ष है। यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, यहाँ पर 1964, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, अंतर्राज्य परिषद 1990 और राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। तो इसमें जो सही विकल्प है आपको बताना, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है वो चीज़ आपको बताना। तो इसका जो सही विकल्प भैया वो है डी, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 जो बताया जा रहा है नहीं है, बल्कि 1952 में है। ठीक है, इसका जो प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। बाकी तीनों विकल्प सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 और अंतर्राज्य परिषद 1990 में स्थापित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पर है गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र शुक्ल और बरकत उल्लाह खुदीराम बोस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी खुदीराम बोस। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को USA नगर में किया गया।
ठीक है। इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकपा, पंडित रामचंद्र शुक्ल और पंडित रामचंद्र की बात हो गई, गणेश विष्णु पिंगले और बरकत उल्लाह, ये सब जो है इसके प्रमुख जो है नेता थे किसके, गदर पार्टी के, ठीक है। और संबंधित कौन नहीं थे, खुदीराम बोस साहब इससे संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। 4 विकल्प है, अवध, बिहार, बंगाल और आंध्र। तो ये इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया ए, यानी कौन, यहाँ पर अवध, ठीक है। अब ये बाबा रामचंद्र जी की बात हो रही है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बात नहीं, जो हमारे रामायण के जो है जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है बाबा रामचंद्र जी की, जिन्होंने अवध क्षेत्र से थे और इन्होंने किसानों को संगठित किया था। तो अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, जो कि हमारे गृह जनपद जो प्रतापगढ़ है वहाँ का एक जगह है रूर, जो हमारे घर से 10-12 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पर गांव किसान सभा की गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है। और 1920 में बाबा रामचंद्र किसान आंदोलन में सक्रिय रहे। अवध में किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे आदि ये थे। और 1920 के मध्य में बाबा रामचंद्र किसान नेता के रूप में उभरे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजात नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। 4 विकल्प है, आपको बताना है। यहाँ पर मारिया, अशुर, बदगा और सहरिया। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका सी। कौन विकल्प सही है भैया, सी, यानी बदगा, ठीक है। बदगा जनजात नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। इस पहाड़ी पर अन्य जो जनजातियां हैं जैसे टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान, ये सब जो है जनजातियां इस नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है, जो कि हमारे दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा नाम है। तो यहाँ पर बात हो रही पश्चिमी तटीय मैदानी भाग को किस और नाम से जाना जाता है। कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है कोंकण तट, ठीक है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल के तट तक है। कहाँ से, गुजरात तट से लेकर के केरल तट तक है। ये मैदान वास्तव में पश्चिमी घाट के पश्चिम में विस्तृत निमज्जित तटीय मैदान है। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है जो है गुजरात का तटीय मैदान, दूसरा है कोंकण का तटीय मैदान, तीसरा है कन्नड़ का तटीय मैदान और चौथा है क्या, मालाबार का तटीय मैदान, ठीक है। तो जबकि कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। नैनोमीटर्स, डेसिबल, हर्ट्ज, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी कौन, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल यानी डीबी इकाई का प्रयोग किया जाता है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जो है अर्थात अवांछनीय शोर के कारण मानव में उन्नत अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं, ठीक है। 80 डीबी से अधिक की ध्वनि अगर मनुष्य के लिए सुनाई पड़ती है तो वो जो है सुनता है लगातार, वो उसके लिए हानिकारक है मनुष्य के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें नैनोमीटर्स की तो लंबाई का मापक है, और हर्ट्ज की बात करें तो ये आवृत्ति का मापक है। किसका, आवृत्ति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है क्या, आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है, नीला, बैगनी, सफ़ेद और सुनहरा। बात हो रही किसका, प्रमाणिक बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग, ठीक है। टैग का रंग क्या है, तो रंग है भैया नीला। सही विकल्प क्या है, पहला, कृषकों को फसल उत्पादन हेतु बेचा जाने वाला बीज प्रमाणिक बीज होता है और इसका उत्पादन आधारीय बीज से, ठीक है, बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में मानकों के अनुरूप किया जाता है। प्रमाणिक बीज के टैग का रंग नीला होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 है, ठीक है। तो का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा है दुबई, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है ओटावा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है दुबई, ठीक है। 11 से 13 फरवरी 2025 के मध्य 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में। इसका जो प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। किसने किया था? भूपेंद्र यादव जी ने किया था। इस समिट का मुख्य विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या विषय था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? 4 विकल्प है, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, का से कुजबास, का से कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, रूस का कुजबास प्रदेश कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह सोवियत संघ का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ उत्तम कोटि का जो बिटुमिनस कोयला होता है वो मिलता है। ठीक है, वो आप ध्यान से समझिएगा, जो उत्तम कोटि के कोयले होते हैं उनको बिटुमिनस कोयला भी बोला जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में? फ्रांस, जर्मनी, रूस और ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये जो सही विकल्प है इसका है भैया बी, यानी जर्मनी। ठीक है, तो बी विकल्प आपका जर्मनी जो है, रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। यह क्षेत्र रूर नदी जो पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है उसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, रूर कोयला क्षेत्र। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? आपको बताना है विकिरण के लिए, संवहन के लिए, चालन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है ए, यानी विकिरण के लिए। ठीक है, तो विकिरण ऐसा ऊष्मा ऊर्जा संचारण का प्रकार है जिसमें माध्यम आवश्यक नहीं होता है। विकिरण द्वारा निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण हो जाता है, जबकि संवहन हो या चालक हो। ठीक है, इसके लिए जो है इस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत की इस्त्री जो जिसे प्रेस कहते हैं, जिससे हम अपना कपड़ा प्रेस करते हैं, हीटर हो गया, विद्युत की केतली आदि किस तत्व यानी एलिमेंट से बने होते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है कार्बन, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है जर्मन सिल्वर, चौथा है कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही विकल्प है। सही विकल्प है भैया बी, यानी नाइक्रोम। क्या विकल्प सही है? नाइक्रोम। विद्युत की जो प्रेस हीटर, विद्युत की केतली आदि कुंडली जो होती है नाइक्रोम मिश्र धातु से बनी होती है। इसके पीछे कारण यह है कि नाइक्रोम का उच्च गलनांक होता है या उच्च ताप का ऑक्सीकृत होता है, उच्च तापमान बनाए रखने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसके लिए इन विद्युत युक्तियों में नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी हाइड्रोजन। ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उच्च दाब पर निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेलों से संयोग करती है और यह उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तित कर देती है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलों का हाइड्रोजनीकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? पहला है वसा, प्रोटीन, विटामिन, दूसरा है विटामिन, लवण, जल, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। कौन सा? सी विकल्प है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार समूह जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4 जो है कैलोरी प्राप्त होती है, 4 ग्राम, और 1 ग्राम प्रोटीन बराबर जो है 4 कैलोरी प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि जल, विटामिन और लवण में कोई ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, ये केवल शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। रिस्पिन दवा निकाली जाती है नीम से, घृतकुमारी से, सर्पगंधा से, तुलसी से। तो 4 विकल्प है, आपको बताना है इसमें क्या सही विकल्प है। सही विकल्प है सी, यानी सर्पगंधा से। ठीक है, तो रिस्पिन दवा जो होती है सर्पगंधा से निकाली जाती है। सर्पगंधा में रिप्सिन तथा शौलफिन नामक उपचार पाया जाता है। ठीक है, सर्पगंधा का नाम यह दर्शाता है कि यह सर्प के काटने पर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सर्प काटने के अलावा इसे बिच्छू काटने के पर जो है उसके स्थान पर लगाने से राहत मिलती है। इस पौधे की जड़, तना, पत्ती में भी जो है दवा का निर्माण होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल सेवा निरूपित करता है निजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल और इलेक्ट्रिक मेल। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया बी, यानी
क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल बराबर इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप होता है ईमेल। ठीक है, यह जो है एक प्रकार का डिजिटल संदेश होता है। इसका प्रयोग एक यूजर दूसरे यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए करता है। ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेज जो अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं। यह संदेश नेटवर्क के माध्यम से किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप को भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड क्या है? पहला है बाढ़ नियंत्रित करने की परियोजना, वन कटाव रोकने की योजना, देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है आपका सी, क्या, देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना। ऑपरेशन फ्लड मतलब बाढ़ आपको लगेगा, यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ये संबंधित है किससे? देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड योजना का संबंध जो है देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से है। यह योजना 1970 कब? 1970 भैया, कुछ और नाम रख दिए होते, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र। इसी योजना का परिणाम है भारत आज दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत में जो है कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? कॉर्पोरेशन बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प जो है वो आपका सही है। कौन सा? नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड जो है आपका, नाबार्ड का जो पूरा नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों पर का विकास और कृषि वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, यह ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु किसानों और ग्रामीण लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसलिए इसे कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था माना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में बेसल BASEL मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण से, बीमा से, बैंकिंग से, सूक्ष्म वित्त से। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बैंकिंग से। ठीक है, तीसरा यानी ऑप्शन सही है। बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप प्रदान करने हेतु जो मानक बनाए गए हैं उन्हें बेसल मानक कहा जाता है। ठीक है, इन मानकों का उद्देश्य बैंकों को वित्तीय जोखिमों से निपटने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है। ठीक है, यह मानक बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन जिसे BCBS द्वारा जारी किए जाते हैं। समिति का सचिवालय स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में है। ठीक है, और बेसल समिति का गठन 1974 में G10 के दौरान हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स संबंधित है। TRIPS TRIMS किससे संबंधित है? चलिए समिति से, प्रेस्टन प्रस्ताव से, डंकन प्रस्ताव से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है सी, किससे? डंकन प्रस्ताव से। ठीक है, तो 20 दिसंबर 1991 को GATT के महानिदेशक आर्थर डंकल ने उरुग्वे दौर के गतिरोध दूर करने हेतु डंकल प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें ट्रिम्स TRIPS यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलू तथा ट्रिम्स यानी जो है व्यापार से संबंधित निवेश उपाय शामिल किए गए हैं। ठीक है, और आप 15 सितंबर 1993 को 117 देशों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। परिणाम स्वरूप GATT के मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 1995 को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। ठीक है, विश्व व्यापार जो है संगठन की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? कौन सा? सुहाग नगरी। इटावा, कन्नौज, आगरा और फिरोजाबाद। ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी यानी फिरोजाबाद। आप जानते हैं फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है और चूड़ियों को सुहाग माना जाता है। ठीक है, यह चूड़ियाँ का कार्य लगभग 200 वर्षों से होता आया है और यहाँ चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीविकोपार्जन भी होता है। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। और उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर जो है सुहाग नगरी के नाम से, यानी चूड़ियों को हमारे जो है संस्कारों के कार्य इसको जो है सुहाग का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह
गन्ना शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, कौन? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कुशीनगर में है, संत कबीर नगर में है, गोरखपुर में है, अयोध्या में। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है कुशीनगर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सही विकल्प है कुशीनगर। ठीक है, बाबू गेंदा सिंह गंगा शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। यह सेवरही नामक स्थान पर स्थित है। इसकी स्थापना 1976 कब? 1976 कब? 1976 में हुआ था और इसके पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? बात हो रही है मैंगो फूड फेस्टिवल की। ठीक है, तो इसका जो 4 विकल्प है प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। कौन भैया? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और उनमें बनने वाले अनोखे व्यंजन के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। डी यानी प्रतापपुर में। ठीक है, कहाँ पर? प्रतापपुर में। तो वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर, जो कि जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर स्थापित किया गया। यह भारत में चीनी उद्योग का प्रारंभिक केंद्र बना। ठीक है भैया, इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो तो सब कर लीजिए, वीडियो 5 जरूर करें। साथ ही साथ अभी तक जितने भी वीडियोज़ कराए गए हैं उनकी प्लेलिस्ट है, आप उनको जरूर देखें। PDF ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन ना किए हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें, PDF ग्रुप को अतिशीघ्र ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।